नमस्कार साथियों, मैं राम गोपाल आपका स्वागत करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में सोशल साइंस की कुछ लेक्चर देख लिए थे और जो आपके सेमेस्टर में 1-to-1 जो है फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर उसके बचे हुए लेक्चर जो आगे के लेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री है कुछ फर्टिलाइजर की उनके बारे में पढ़ेंगे और उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पिछली वाली वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि एग्जाम में आपको इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इन सारे को पढ़ लो, पढ़ने से ज्यादा पढ़ने को तो आप खुद ही पढ़ लोगे, ठीक है। मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ ना वो समझ लो बस, ताकि आपको थोड़ी लिखने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर को। अपना पहला है केमिस्ट्री ऑफ अमोनियम सल्फेट, यूरिया, एसएसपी, रॉक फॉस्फेट। मतलब इन फर्टिलाइजर को अपन सोइल में डालते हैं तो क्या फर्क आएगा, क्या चेंज होगा इनमें हाथों हाथ डालने से, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सीधी बात है, केमिस्ट्री क्या होगी, कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो अपना कंपाउंड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट में जाएगा, कुछ वो लॉसेस हो जाएगा डिफरेंट वे से, जैसे यूरिया होगा तो वोलेटिलाइजेशन में चला जाएगा। ऐसे अलग अलग फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके से लॉसेस हो जाएंगे, इन सब के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर है अपना अमोनियम सल्फेट। तो इसके बारे में अपने को कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन पहले याद होनी चाहिए। अमोनियम सल्फेट, सल्फर कितना 24%, एक सेकंड ना, 24% क्या होता है, सल्फर होता है। नाइट्रोजन कितना 20.5% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में अमोनियम सल्फेट क्या करता है, एसिडिटी कोज करता है, जबकि इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी है 1110 होती है, ये याद रख लिया करो, ठीक है। इसके बाद में इसका हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट कितना है 82 इसका हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट होता है, ठीक है। ये डिटेल इसके बारे में जनरल याद होनी चाहिए। और ये किसका फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहती है, अमोनिया फॉर्म में रहती है इसमें, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले, किसी भी फर्टिलाइजर में उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है, ये है अमोनियम सल्फेट SO4-2, तो अमोनिया का 2 हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट को अपन फील्ड में डालेंगे, ये क्या करेगा, अमोनिया NH4 प्लस का 2 प्लस SO4-2 टूट जाएगा 2 भागों में। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, कहां जाके, जो कले पे नेगेटिव चार्ज है वहां जाके बैठ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट को नीड होगी नाइट्रोजन की, यहां से वो रिलीज होता रहेगा और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर प्लांट इसको अपटेक कर लेंगे। तो अमोनिया क्या होगा, टूटा, क्ले पे जाके एब्जॉर्ब हो गया, वहां से धीरे धीरे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ और प्लांट अवेलेबल फॉर्म में हो गया। SO4-2 का क्या होगा, कुछ प्लांट डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेंगे, जितना चाहिए प्लांट को उतना ले लेंगे, उसके बाद में बचा हुआ लीच हो जाएगा या उसका लॉसेस हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ, जैसे अमोनियम मिट्टी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां जाकर बैठ जाता है, जबकि क्योंकि ये पानी के साथ लीच नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव अमोनिया और सोइल पे नेगेटिव चार्ज, तो बॉन्ड बना लिया, अब बॉन्ड बना लिया तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि इस पर SO4-2 पे क्या आते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा। बस आप इतना सा याद रख लो, आप कम से कम आधा एक पेज भर दोगे आराम से, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। अगला आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बारे में सबसे पहले ऐसे देख लो, ये कोई NH2 फॉर्म थी या यहाँ कोई अमीनो एसिड थे, अमीनो एसिड या NH2 फॉर्म में कुछ थे, ठीक है। वो ब्रेक हुए, किसमें, RNH2 में गए। यहाँ कोई अमीनो एसिड वगैरह या प्रोटीन वगैरह कुछ थे, वो किस में गए, RH2 में गए। RH2 किस में जाएगा, NH4 प्लस, NH4 प्लस किस में जाएगा, NO2 माइनस, NO2 माइनस किस में जाएगा, NO3 माइनस। उसके बाद में वापस NO2 माइनस, इसके बाद में NO के बाद में N2O
और N2। ये पूरी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन से रिलेटेड जो फील्ड में होती है। सबसे पहली प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन फर्स्ट प्रोसेस एमिनाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन और थर्ड स्टेप जो यहां से लगाकर यहां तक चलती है इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप में कन्वर्ट होता है। यहां तक की क्रिया होती है वो नाइट्रिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये आगे वाली प्रोसेस पूरी क्या है? वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन कब होगा? जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होगी। वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन और N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा। अब इन नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से माइक्रोब्स काम आते हैं? तो यहाँ आते हैं हेटेरोट्रॉप। जो भी हेटेरोट्रॉप माइक्रोब्स है वो सारे यहाँ काम आएंगे। यहाँ प्राइमरी तो ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी ऑटोट्रॉप्स प्लस हेटेरोट्रॉप्स दोनों ही काम आते हैं। ठीक है, और इसमें आते हैं फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स। ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स जो माइक्रोब होते हैं इसमें काम आते हैं। पहली नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। सेकेंड प्रोसेस में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। अब याद रखने का, पहले मोनास आएगा बैक्टर आएगा, हर बार कंफ्यूजन, तो माँ पहले बी बेटा बाद में। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अब इसमें एक चीज याद रखने की और है, किस स्टेप में पीएच इंक्रीज होती है और किस स्टेप में पीएच डिक्रीज होती है। तो ये वाली प्रोसेस है, इसमें पीएच क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, जबकि इस प्रोसेस में पीएच इंक्रीज होती है और इस प्रोसेस में पीएच डिक्रीज होती है। ये नाइट्रोजन से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया की सोइल में जाके ये क्या क्या करता है। ठीक है, ये जो अपन नाइट्रिफिकेशन के बारे में ये देख लिया क्या क्या होता है। अब रेजिड्यूल एसिडिटी, जो अमोनियम सल्फेट है ना, ये क्या करता है? फील्ड में अपनी एसिडिटी कोज करता है। ठीक है, और कितनी इक्विवेलेंट और जो एसिडिटी है वो अमोनियम एसिडेट कोज करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए अम्लीयता को बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है अपना फर्टिलाइजर यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, नाइट्रोजन कंटेंट 46%। इसके बाद में यूरिया के मेल्टिंग पॉइंट 132.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बायूरेट की कंसंट्रेशन कितनी नहीं होनी चाहिए? 1.5 से ज्यादा किसमें? सोइल, और 0.5 किसमें? फोलियर एप्लीकेशन, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। और किसका फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन का। किस फॉर्म में? एमाइड फॉर्म में, और ऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये यूरिया की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब एमाइड फॉर्म में क्या होता है? यूरिया को अपन डालते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले यूरिया NH2, ये हो गया NH2CO NH2, ये यूरिया है। फील्ड में डालेंगे, ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट वो जाकर किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया। अमोनिया वापस नाइट्रेट, और नाइट्रेट से वापस वही डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस चलते हुए आगे जाके N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं यूरिया हाइड्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन आता है यूरिया हाइड्रोलाइसिस में फास्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बामेट, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बामेट, कार्बामेट वो तो क्या है? अनस्टेबल, जबकि स्टेबल कौन सा है? कार्बोनेट। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है कि अमोनियम कार्बोनेट क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट है, जबकि अमोनियम कार्बामेट क्या है? अनस्टेबल प्रोडक्ट है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूरिया हाइड्रोलाइसिस। कितना टाइम लगता है? 3 to 7 डेज। इस पूरी प्रोसेस बनने में टाइम लगता है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एमाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
ये पूरी इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में वापस वही अमोनिया से वापस नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा जाएगा। अब आता है कि आप यूरिया को फील्ड में डालोगे तो उससे क्या क्या लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूरिया चेंज किस में हुआ था, NH2CO NH2 चेंज किस में हुआ था, अमोनिया में चेंज हुआ था थर्ड स्टेप में। अब ये अमोनिया किस में चली जाएगी, अमोनियम किस में चला जाएगा, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस है तो क्या हो जाएगी, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। सेकेंड, ये पार्टिकल होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्स। तो सेकेंड लॉसेस में किस में चला जाएगा, फिक्सेशन में चला जाएगा, क्योंकि फिक्स हो गया हाथों हाथ तो प्लांट को अवेलेबल नहीं है ना, कुछ समय बाद में तो मिलेगा, लेकिन अभी के लिए तो फिक्स हो गया, अभी के लिए तो अनअवेलेबल, तो सेकेंड लॉसेस। थर्ड, नाइट्रेट में कन्वर्ट और लीचिंग लॉसेस हो जाएगा। ये यूरिया से कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले अमोनिया, वोलेटिलाइजेशन और लीचिंग के बारे में है। अब ये भी क्या करता है, एसिडिटी कोज करता है, तो इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, 80 to 84, जबकि हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कितना है, वो है 72। अब इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट क्या होता है वो देख लो। इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है कि किसी भी फर्टिलाइजर को डालने पे जो एसिडिटी कोज हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट एसिडिटी कहते हैं। यानी किसी भी फर्टिलाइजर के द्वारा जो एसिडिटी कोज हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है, उसे इक्विवेलेंट एसिडिटी कहते हैं। अगला हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या है, ऐसा मॉइस्चर पॉइंट जहां पर प्लांट क्या कर सकता है, एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। सॉरी, ऐसा मॉइस्चर पॉइंट जहां पर कोई भी फर्टिलाइजर खुले एनवायरमेंट में पड़ा है तो वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। जैसे कि मान लो इसका 72 है, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट है, मतलब 72% यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई एनवायरमेंट में, वहां पे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और छोटे छोटे ढेले बना लेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं। तो एक बात ये और याद रखना, CRH यानी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही वो फर्टिलाइजर क्या होगा, अच्छा होगा या अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला फर्टिलाइजर SSP। अगला हम बात करते हैं SSP के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपके दो फर्टिलाइजर, कौन कौन से, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। इन दोनों का क्या जनरल इंफॉर्मेशन क्या होता है फील्ड में डालने पे, इसके बारे में देख लिया अपन ने। अब पढ़ते हैं अपन SSP। सबसे पहले SSP किसका फर्टिलाइजर है, फास्फोरस का। सेकेंड, इसमें दो चीज और याद रखने की, इसमें कितना 16% फास्फोरस किस फॉर्म में, P2O5 में, और 12% सल्फर, ठीक है। इसके बाद में कैल्शियम होता है 18 से लगाकर 21% तक कैल्शियम होता है, ठीक है। ये रहा 16% फास्फोरस, 11 से 12 सल्फर, 18 से 21 कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में SSP किसका फर्टिलाइजर है, फास्फोरस का। सबसे पहले कब बनाया गया था, इंडिया में बनाया गया था 1906, EID पेरी लिमिटेड चेन्नई, EID पेरी लिमिटेड चेन्नई में बनाया गया था। किस से, तो वो बनाया गया था बोन्स प्लस H2SO4। लेकिन वर्ल्ड में कहां बनाया गया था, वर्ल्ड में JB लोब्स, जो रोस्टामेट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना, वहां पर इसको बनाया गया था। कब, 1843 में। किस से बनाया गया था, रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4 से बनाया गया था, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में इसमें जो फास्फोरस है वो आसानी से घुलनशील है, क्योंकि ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसकी वजह से, ठीक है। इसका फिजिकल कंपोजिशन की बात करें तो किससे बना होता, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है ना, उसमें जिप्सम और मोनो कैल्शियम फॉस्फेट दोनों होते हैं, इसकी वजह से ये दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला अब आता है कि इसको अपन फील्ड में डालेंगे ना तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉरी गाइस, अमोनियम सल्फेट। जब मिट्टी में डाला जाता है तो ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट पानी में घुलकर, मतलब जैसे डाला तो क्या हुआ, वाटर सोल्यूबल अमोनियम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, वो किस में चला जाएगा, प्राइमरी और तो फॉस्फेट, किसमें, H3PO4 माइनस, इसमें चला जाएगा।
ये वापस आगे जाकर कन्वर्ट भी हो जाएगा H2PO4 माइनस में, जो प्लांट अवेलेबल फॉर्म होती है, लेकिन ये भी अवेलेबल है, लेकिन आगे जाकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिससे प्लांट अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ कौन से चार्ज है, नेगेटिव, तो कले पे जाकर बैठ जाएगा, क्यों, वहां कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो लीचिंग लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी में पीएच के आधार पर रासायनिक लॉक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एसएसपी के बाद में अगला आता है आपका फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं कि इसको एसिडिक सॉइल में डालने पे और एल्कलाइन सॉइल में डालने पे क्या होगा। यदि इसको एसिडिक सॉइल में डाला, किसमें, एसिडिक सॉइल में, एसएसपी को, ये एसएसपी है, इसको आप यदि एसिडिक सॉइल में डालोगे, कौन सी सॉइल, एसिडिक सॉइल, और यदि आप इसको एल्कलाइन सॉइल में डालोगे, ठीक है, वहां पर, और एक आप बात कर लो न्यूट्रल, तीनों पीएच पे बात कर लेते हैं कि तीनों पीएच वाली सॉइल में डालने पे क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहले एसिडिक सॉइल में डालोगे तो वहां कौन बैठा है, एल्यूमिनियम और आयरन, वो बोलेगा फास्फोरस आजा मेरे साथ, अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, कौन सा, इनसोल्यूबल। अब कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ज्यादा, कौन सा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये होता है एल्यूमिनियम का वेरेसिनाइट और आयरन का स्टेंजाइट, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल पे ये सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एल्कलाइन सॉइल में या न्यूट्रल टू हल्की एल्कलाइन की बात कर सकते हैं, वहां जाएगा तो कैल्शियम के साथ और सोडियम के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहां जाएगा तो आगे जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और इसका ये न्यूट्रल पीएच की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें कोई एसिडिक और बेसिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये था एसएसपी के बारे में। अब एक चीज और याद रख लेना, एसएसपी, टीएसपी और एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, किस किस से मिलकर बना होता है, एसएसपी रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, एसएसपी, डीएसपी रॉक फॉस्फेट प्लस HCl, टीएसपी रॉक फॉस्फेट प्लस H3PO4। ये याद रखना, यहां से अ पार्ट में सीधा क्वेश्चन आता है, कौन किससे मिलकर बना होता है। इसके बाद में फास्फोरस 16% होता है, इसमें 32 के समथिंग होता है, इसमें 46% होता है, बस इतना याद रखना है, और कुछ इसके बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अ पार्ट में क्वेश्चन आएगा तो बस यहीं से आएगा, उसके बाहर कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है रॉक फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो याद रखना कि रॉक फॉस्फेट किसका फर्टिलाइजर माना जाता है, फास्फोरस का, और जो रॉक फॉस्फेट है उसका कारखाना सबसे ज्यादा माइनिंग कहाँ है, तो इंडिया में वो है राजस्थान। राजस्थान में कहां पे, जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा, उदयपुर के अंदर जो है इसका माइनिंग, सबसे बड़ी माइनिंग इसी की है, रॉक फॉस्फेट वहीं पे है। और इंडिया में जो रॉक फॉस्फेट है वो लगभग 30 से 32% जो ग्रेड का है। ठीक है, जो सबसे अच्छी ग्रेड मानी जाती है। अब रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस कितना होता है, 20 से 40% होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, और इसका कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात याद रखना, फास्फोरस का दुश्मन कौन है, वो एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल इसका क्या है, दुश्मन है, जबकि इसका दोस्त कौन है, वो है एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल दोस्त, एल्कलाइन सॉइल दुश्मन। अब एसिडिक सॉइल दोस्त है, इसका मतलब इसको सोल्यूबल करेगी और प्लांट अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। एल्कलाइन सॉइल इसका दुश्मन है, क्यों, क्योंकि इसको सोल्यूबल नहीं होने देगी, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहे तू, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको काम करने से रोक देती, इसीलिए ये इसका दुश्मन हो गई। ठीक है, ये डिसोल्यूशन की बात करें तो ये जो लोअर पीएच पे है ये डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी वजह से। ठीक है, इसके बारे में आप एक बार इसको पढ़ लेना, बस कुछ ज्यादा नहीं है, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ पूरा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, कि मतलब इसकी सोल्युबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। जो जितने भी फर्टिलाइजर है या फिर रॉक फॉस्फेट है, इनकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया FIM ऐड कर दो साथ में, सेकेंड ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दो, थर्ड कुछ माइक्रोब्स इनको ऐड कर दो, जिसकी वजह से इसकी सोल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि FIM ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स आएंगे, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से
सोइल एसिडिक होगी तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि माइक्रोब्स कौन से, जैसे पीएसबी, फॉस्फोरस सोल्यूबिंग बैक्टीरिया। सोल्यूबिंग इनसोल्युबल को सोल्युबल में डालने वाले बैक्टीरिया मिलाओगे तो भी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये रहे कौन से, अम्लीय मिट्टी में डालोगे तो अच्छा रहेगा, एफओएम डालोगे तो अच्छा रहेगा, इसके बाद में पीएसबी डालोगे तो अच्छा रहेगा, जैसे स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, बेसिलस सुबिटिलस, बेसिलस थायोबैसिलस, इसके बाद में बेसिलस पोलिमिक्सा, बेसिलस स्ट्रिगा, ये कुछ है। और इसके बाद में ये तो सारे बैक्टीरिया थे। फंजाई की बात करें तो एस्परजिलस और एगारिकस। ठीक है, इसके बाद में एक क्विक समरी के लिए आपको वापस यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन से फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट आता है। अमोनियम सल्फेट कितना होता है, यूरिया कितना होता है, एसएसपी कितना होता है, रॉक फॉस्फेट कितना होता है, ये याद होना चाहिए। मिट्टी में क्या है, कौन एसिडिक रहेगा, कौन बेसिक रहेगा, कौन ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, इनके बारे में याद रखना। बस इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना और इसको किस सोइल में यूज करते हैं। जैसे कि अमोनियम सल्फेट पीएच को बहुत ही कम कर देता है, यानी एसिडिक इफेक्ट देता है। तो एसिडिक इफेक्ट देंगे कहां देंगे, एल्कलाइन सोइल में, ताकि पीएच न्यूट्रल की तरफ आएगी तो अपने क्या होगा, फायदा। तो उदासीन या एल्कलाइन सोइल में इसका यूज कर सकते हैं। अगला यूरिया, यूरिया भी एसिडिटी कोज करता है तो इसको भी न्यूट्रल या स्लाइडली एल्कलाइन सोइल में देंगे तो पीएच कम करेगा। इसके बाद में हम बात करें, उदासीन होता है कौन, एसएसपी, तो इसका तो कहीं पे भी यूज कर सकते कोई नहीं। और रॉक फोस्फेट, रॉक फोस्फेट क्या है, कौन है इसका दुश्मन, एल्कलाइन सोइल, तो वहां तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। कहां करेंगे, एसिडिक सोइल में करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका जो चैप्टर था केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। सॉइल जो फर्टिलिटी है उसको अपन कैसे पता लगाएंगे कि अपनी सॉइल फर्टाइल है, अनफर्टाइल है या मीडियम फर्टाइल है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट है या उनमें किन किन न्यूट्रिएंट की कमी है, इन सब के बारे में अपन इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशन क्या होता है, यानी किसी भी चीज का पता लगाना कि वो फर्टाइल है या नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितने हैं उसके बारे में। और टेस्टिंग, टेस्टिंग होता है कि साइंटिफिक वे से सैंपल को कलेक्ट करो फील्ड में, उसको लाकर लैब में मटेरियल, केमिकल्स एंड डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज करके उनका एनालाइज करना क्या कहलाता है, सॉइल टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में मतलब ये पता लगाना कि फर्टाइल है या नहीं फर्टाइल है, बस। इसके अंदर डिफरेंट वे से अपन देख सकते हैं। सबसे पहले विजुअल सिम्टम, यानी आप प्लांट को देख के पता लगा दोगे कि ये सॉइल फर्टाइल थी या नहीं, इसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किसकी अधिकता है, क्या चीज अपने को डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो इसको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, मैं जो बता रहा हूं वो आप ऐसे याद रख लेना डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले यदि लोअर लिप, जो मैंने कल आपको बताया था सेम वही याद रखना, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। जो पिछले अपन लेक्चर में पढ़ा था ना कि लोअर लिप पे किसके डेफिशिएंसी होंगे, किसमें, लोअर लिप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। बाकी जो बचे हुए अपर लिप में चले जाएंगे, कैल्शियम और बोरोन इधर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा और जिंक ऊपर भी कह सकते हैं और पूरे पार्ट में भी कह सकते हैं। कैल्शियम हुक लाइक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन येलोइंग, नाइट्रोजन का भाई सल्फर, येलोइंग, ये लोअर लिप, ये अपर लिप। इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इसका भाई इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। मैग्नीज, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। एक बार इनके बारे में लिख देता हूं मैं ना, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि सही रहेगा। क्लोरोसिस और क्लोरोसिस, ये दोनों क्या है भाई। इसके बाद में इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, और इसका भी सेम है, ये दोनों का सेम हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसका कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इसके बाद में कैल्शियम का हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, इसका विप लाइक स्ट्रक्चर। मोलिब्डेनम विपटेल, वो विप है, ये विपटेल। सेकेंड
डेड स्पॉट, डेड स्पॉट कहां पे, मिड रिप, मिड स्ट्रिप, यानी जो लीफ होती है ना उसके बीच वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे आपके। और पोटेशियम, पोटेशियम किनारे पे स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग किसकी वजह से, पोटेशियम कहां पे, लीफ के किनारे पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में फास्फोरस डिस्कलरेशन, येलो कलर, येलो या ब्लू कलर या पर्पल कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखने की वजह से लग जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से लिख लेना, और इससे बाहर कुछ नहीं है विजुअल सिम्टम में, ठीक है। अगला है कि प्लांट एनालिसिस। प्लांट में क्या करना कि डिफरेंट प्लांट होते हैं, उनकी अलग अलग टिश्यूज या अलग अलग लीव्स ली जाती है। कुछ प्लांट में मैच्योर, कुछ में अभी जो आई है, और कुछ प्लांट में फ्लावर वाला पार्ट होता है वो यूज किया जाता है। अलग अलग प्लांट का अलग अलग लेते हैं, उसका टिश्यू यूज करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उससे जो मटेरियल निकाला जाता है या लिक्विड निकालकर उसको एनालिसिस करके देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इसमें याद रखना, प्लांट एनालिसिस में डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट स्टेज पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और उस सैंपल से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर उसका एनालिसिस करके पता लगाया जाता है कि वो उसमें न्यूट्रिएंट में कमी है या नहीं है, ठीक है। अगला आता है बायोलॉजिकल टेस्ट। बायोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके द्वारा उनको उगाया जाता है या उनका यूज करके पता लगाया जाता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है या किसकी नहीं है। उसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। बस आपको इतना से याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्टिलिटी का इवोल्यूशन कर लेना बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। इसके अंदर सबसे पहले एक पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट आया था, किसने दिया था, मिस्चेलिस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट दिया और पता लगाया था। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से, एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस नाइगर, इसके बाद में कमिंगनेला, एक कमिंगनेला होता है उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मडलर होता है उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोब से उनका यूज करके पता लगाया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि बायोलॉजिकल में सोइल माइक्रोब्स का यूज करके सोइल फर्टिलिटी का पता लगाना बायोलॉजिकल मेथड चलाता है। एग्जांपल पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट और कुछ माइक्रोब्स के जैसे एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस नाइगर, कमिंगनेला, इनका याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में अगले आता है सोइल टेस्टिंग। मतलब अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने क्या किया, सोइल फर्टिलिटी को विजुअल फील्ड में गए, प्लांट को देखा और पता लगा लिया। सेकंड, कुछ माइक्रोब्स का यूज कर लिया। अब आता है कि फर्टिलिटी का टेस्टिंग करेंगे, अपन कुछ टेस्ट करेंगे और फिर पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आता है सोइल टेस्टिंग। सोइल टेस्टिंग में वही है, सैंपल लाए, उसको कलेक्ट किया, एनालाइज किया और वहां से टेस्ट किया कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, क्या कमी है उनके बारे में, ठीक है। अब टेस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, सैंपल। तो सैंपल के बारे में आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। जैसे नॉर्मल कोई ग्राजिंग फील्ड है ऐसा जिसमें ग्रास उग रखी है, तो कहां से 5 सेंटीमीटर डेप्थ से। और नॉर्मल फील्ड या सीरियल क्रॉप्स, सीरियल्स, उसमें कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ डीप रूट क्रॉप्स होती है, उसमें कितना 22 सेंटीमीटर। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उसमें 0 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट प्लांट के अनुसार यूज की जाती है। और मेनली पूछे तो 90 सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन में 0, 30, 50, 60 ऐसा और 90 कुछ हो तो आपको लगाना 90 सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये तो रहेगी डेप्थ। उसके बाद में ये कोई मान लो फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है, तो क्या करना 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से, ये गैप छोड़ दिया। उसके बाद में बीच के अंतर्गत यहां से ऐसे रैंडमली क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। कितने करते हैं तो 1 हेक्टर में याद रखना 12 से 15 सैंपल लेते हैं। अब सैंपल लेने क्या करेंगे, वी शेप का कट लगाएंगे, ठीक है। वी शेप का कट लगाने के बाद में यहां से 2.5 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसको खुरच कर
ले लेते हैं और सैंपल में कलेक्ट कर लेते हैं। सैंपल लिया, ये पूरा सैंपल ले लिया, पॉलिथीन में ले गए, फील्ड में ले गए और लैब में ले जाकर उसको एक अच्छे से अच्छा एक लेवल कर लिया। उसके बाद में इसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, इन दोनों को यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। वापस सेम वही प्रोसेस करेंगे जब तक सैंपल का वजन क्या हो जाएगा, 500 ग्राम तक नहीं हो जाता है। इसे कहते हैं क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग मतलब 4 भागों में बांटना, 2 का यूज करना, 2 को छोड़ देना। वापस 2 उनको मिक्स किया, वापस 4 भागों में लिया, सामने वाले लिए, वापस 2 को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये थी सैंपलिंग की प्रोसेस। ये जो सैंपल लेने का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में इसको लैब में एनालिसिस करते हैं। तो लैब में क्या है, अलग अलग मेथड यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए। सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला एनालिसिस करना पीएच। पीएच को याद करने के लिए कुछ नहीं करना, 2-4 चीजें याद रखनी। पीएच के लिए 1:2.5 यूज करते हैं, यानी 1 सोइल 2.5 वाटर। यानी ये कोई बीकर है, इसमें 25 ml वाटर ले लिया और 10 ग्राम सोइल ये ले ली। उसके बाद में इसको 30 मिनट के लिए हिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको रख देते हैं। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आया उसको जो पीएच मीटर होता है, उस पीएच मीटर में 2 रोड लगे होते हैं, उस पीएच मीटर में इस सॉल्यूशन को डिप करते हैं और पता लगा लेते हैं कि क्या इसका आंसर आया या क्या इसकी रीडिंग आई। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहाँ बफरिंग यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं, बफर टेबलेट। किस किस की, 4, 7 और 9.2, ये 3 बफर टेबलेट यूज करते हैं। इसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि सोइल एसिडिक है क्या है, उसका पता लगाने के लिए रिजल्ट आएगा तो 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन और 7 न्यूट्रल। वहां पर डायरेक्ट पीएच शो नहीं होती है कि 6 पीएच 5 पीएच नहीं होती है, वहां आता है रिजल्ट वोल्टेज में, वोल्ट में आता है। जैसे 59 आ गया, 118 आ गया, ऐसे कुछ वोल्ट में आती है। यदि 59 आ रहा है इसका मतलब पीएच 7 है, 118 आ रहा है इसका मतलब पीएच 8 है। पॉजिटिव में है तब तो आ जाएगी 6, और यदि नेगेटिव में वैल्यू है तो एल्कलाइन हो जाएगी। ये इतना याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए ताकि आप लिख सको। इसके बाद में इसी के जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, इसी मीटर में डालते हैं और कितने साल्ट है उसका पता लगाते हैं। बस इसके सॉल्यूशन के लिए किसका यूज करते हैं, KCl। कितनी कंसंट्रेशन, 0.01 मोल KCl का यूज करते हैं। उसकी इसी कितनी होती है, 1.41 डेसीसाइमन पर मीटर। ये 3 चीज याद रखना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। कितना सॉल्यूशन यूज करते हैं और उस सॉल्यूशन की इसी कितनी होती है। ठीक है, अगला ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए वोल्केनिक ब्लैक मेथड काम में लिया जाता है। कितना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है उसका पता लगाया जाता है, और ऑर्गेनिक कार्बन के आधार पर अपन ये भी पता लगा सकते हैं नाइट्रोजन कंटेंट कितना उसमें। ठीक है, उसके बाद में अवेलेबल नाइट्रोजन सूबिया और आसीजा मेथड, टोटल नाइट्रोजन मेथड जेल्डाल मेथड के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, ये मेथड है, आपको बस नाम याद करना, इनके बारे में डिटेल नहीं देखना है। ये थे। इसके बाद में हम बात करें फास्फोरस। फास्फोरस के 2 मेथड है, कौन कौन से, यदि एसिड सोइल में गया तो ब्रे नंबर 1 और ब्रे नंबर 2, ये होता है एसिड सोइल में। यदि एल्कलाइन सोइल में गया, एल्कलाइन सोइल में गया तो ओल्सन। ठीक है, ओल्सन एल्कलाइन और अम्लीय में ब्रे। इसके बाद में पोटेशियम फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा यूज होता है, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर किसके लिए काम में लिया जाता है, तो होता फास्फोरस के लिए। पोटेशियम के लिए फ्लेम फोटोमीटर काम में लेता है। ठीक है, अगले कौन कौन से बचे उनका भी देख लो, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इनके यूज करते हैं आप अमोनियम एसीटेट भी यूज कर सकते हैं, और एक वो भी यूज कर सकते हैं वर्सानेट मेथड। वर्सानेट सबसे स्टैंडर्ड वर्सानेट मेथड यूज करते हैं। सल्फर को निकालने के लिए 16% कैल्शियम क्लोराइड का यूज करना। ठीक है, 0.12% कैल्शियम क्लोराइड का यूज करना, किसमें, सल्फर के लिए। इसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट में फेकुमंच, जो केटायनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनके लिए कौन सा, तो लिंडसे और नॉर्वेल का डीटीपीए मेथड किसने दिया था, लिंडसे और नॉर्वेल ने दिया था, लिंडसे और नॉर्वे उन्होंने दिया था डीटीपीए मेथड। इसके बाद में बोरोन, तो हॉट वाटर
हॉट वाटर मेथड के द्वारा। अगला कौन सा, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का यहां लिख देता हूं मैं, मोलिब्डेनम का याद रखना अमोनियम ऑक्सालेट, ऑक्सालेट मेथड के द्वारा पता लगाया जाता। बस आपको नाम याद होना चाहिए, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। इसके बाद में अपन ने एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो अपना जो रिजल्ट आया उसके आधार पर अपन बताएंगे किसानों को कि अपन ने रिजल्ट देख लिया, अब इनका रिजल्ट का क्या रहेगा, परिणाम क्या रहेगा, कितनी वैल्यू आई तो क्या देना क्या नहीं देना उसके बारे में। यदि रिजल्ट नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल एप्लीकेशन कुछ नहीं। यदि रिजल्ट लो है यानी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम आई है तो कितना 25 से लगाकर 50% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि रिजल्ट हाई आया तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन करते हैं उसका 20 to 25% लो यूज करना पड़ेगा। यदि वैल्यू लो तो ज्यादा यूज करेंगे, यदि वैल्यू हाई तो कम यूज करेंगे। बस यही लिखा है, लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा तो क्या होगा। इसके बाद में फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन क्या उनको चाहिए उसके आधार पर अपन करेंगे। यदि किसानों की स्थिति अच्छी है या उनको क्या क्या चाहिए उनके पास, यदि ऑर्गेनिक मैन्यूर है तो वो दो, यदि नहीं है तो फर्टिलाइजर कौन से वहां अवेलेबल है तो वो दो, उसके आधार पर अपन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिंग के बेनिफिट, पहले आपकी फर्टिलिटी का पता लग जाएगा। सेकंड, आप कोई भी यील्ड रिडक्शन से पहले पता लगा सकते हैं ताकि आपकी यील्ड में रिडक्शन नहीं होगा, आपकी सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी। इसके बाद में जितने भी चीजें हैं उनके बारे में, संतुलित पोषण, इकोनॉमिक बचत हो जाएगी। क्योंकि यदि बाद में दोगे, यदि फील्ड में डेफिशिएंसी हो गई है उसके बाद में दोगे तो यील्ड का रिडक्शन तो हो ही गया, तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंटली सेफ होता है और सॉइल को भी अपन इंप्रूव कर सकते हैं। ये था। अब बस एक चीज और बता देता हूं आपको, आपके जनरल नॉलेज के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड। यदि अपन ने इवोल्यूशन पढ़ा है तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, कब आया, 2015 में। किसने स्टार्ट किया था, हमारे जो पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने स्टार्ट किया था। कहां से किया था, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। कितने पैरामीटर है, 12 पैरामीटर। कौन कौन से, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, एन, पी, के, सल्फर, फेकू, मंच, बमो, फेकू, मंच, मो, बोरोन। ये वर्ड है 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये कौन से फिजिकल पैरामीटर, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। वैलिडिटी कितने साल की, 3 ईयर वैलिडिटी होती है, ठीक है। ये याद रखना बस। और सबसे ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड कहां बनाए गए अभी तक, यूपी में। बस ये वाला था आपके सॉइल हेल्थ कार्ड की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी देख सके। और यदि आपको इसमें कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।